हमारा देश भारत हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के द्वारा पूरे विश्व में जाना जाता है। जिस संस्कृति के कारण हमारे देशवासी अतिथियों की सेवा और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते, जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है। लेकिन आज की कहानी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर एक बदनुमा दाग है। जहां अतिथियों की सेवा को अपना धर्म माना जाता है, उसी भारत में एक ब्रिटिश लड़की के साथ न सिर्फ दरिंदगी की जाती है, बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो लड़की विदेश से भारत में घूमने आई थी, जो यहाँ की कल्चर को मानती थी और सम्मान करती थी। लेकिन कुछ दरिंदों ने उस लड़की को कई जख्म दिए, और हैरत की बात तो यह थी कि उस लड़की के कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए उसकी माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसे लड़ना पड़ा, लेकिन वह माँ डट कर खड़ी रही। आखिरी तक अपने बेटी के आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए जद्दोजहद और मशक्क़त करती रही। आज इस कहानी के ज़रिए उस ब्रिटिश माँ के संघर्ष के बारे में बात होगी। न जाने कितने लंबे समय तक वो माँ अपनी बेटी के लिए लड़ी, लेकिन उसे इंसाफ मिलने के बजाय उसकी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोवा भारत का एक ऐसा शहर है जिसने जितनी रंगीनियाँ देखी हैं, उतनी ही अपराध की काली रातें भी देखी हैं। देश की आज़ादी के बाद गोवा ने भी आज़ादी के रंग देखे हैं, लेकिन यह रंग इतने आज़ाद हो चले थे कि कुछ ड्रग माफियों ने गोवा को अपना गढ़ बना लिया। मुश्किल से इस पे काबू पाया गया, लेकिन अपराध की यह काली परछाई गोवा से चिमट चुकी थी। आज की कहानी भी गोवा से ही संबंधित है, जिसने उस समय गोवा में आए हुए पर्यटकों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह केस बेहद उलझा हुआ और पेचीदा था। 18 फरवरी 2008 को गोवा के एक बीच अंजुना बीच पर एक 15 साल की ब्रिटिश लड़की, जिसका नाम स्कारलेट कीलिंग था, उसकी लाश मिलती है। अंजुना बीच पर 18 फरवरी की सुबह कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते उनका फुटबॉल कुछ दूर चला गया। उन लड़कों में से एक लड़का फुटबॉल लेने चला गया। फुटबॉल एकदम समुद्र की तट की ओर था। जैसे ही वो लड़का उस फुटबॉल को लेने के लिए झुका, उसकी नज़र एक अर्धनग्न लड़की समुद्र के किनारे औंधे मुंह पड़ी हुई थी, उस पर पड़ी। उसका आधा शरीर पानी में और आधा शरीर एक पत्थर की चट्टान से लगा हुआ था। उस लड़की की लाश देखते ही उस लड़की की चीखें निकल गई, और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। इसके बाद इस मामले में छापेमारी होती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और केस भी चला, जिसकी हमारी कानून व्यवस्था के अनुसार सुनवाई भी हुई। और यह केस इतना लंबा चला कि 2019 की 18 जुलाई को इस मामले पे कोर्ट का फैसला आया। स्कारलेट कीलिंग 15 साल की एक ब्रिटिश लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ 2008 में गोवा घूमने आई थी। उसे गोवा का माहौल कुछ इतना भा गया कि उसने अपनी माँ से गोवा में कुछ और दिन रहने की इजाज़त मांगी। पहले तो उसकी माँ फियोना इस बात पर राज़ी नहीं हुई, लेकिन फिर वो अपनी बेटी के जिद के आगे हार मान गई और स्कारलेट को गोवा में कुछ और दिन रहने की इजाज़त दे दी। स्कारलेट की माँ बाकी की फैमिली वालों के साथ कर्नाटक चली गई, लेकिन फियोना के कर्नाटक जाने के चंद दिन बाद ही स्कारलेट की लाश अंजुना बीच पर मिली। उसकी लाश पर सुइयों के निशान थे, हाथ पैर पर जगह जगह कटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ये पता चल रहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं, बल्कि इंसान के रूप में किसी भेड़िए दरिंदे का ही है। गोवा पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लगा, और पूछताछ में पता चला कि पिछली रात स्कारलेट अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, और पार्टी के दौरान उन्होंने शराब और नशे का सेवन किया था। पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि नशे की हालत में होने की वजह से ही स्कारलेट पानी में डूबी होगी और उसकी मौत हो गई होगी। अब गोवा की पुलिस ने हत्यारे और हत्यारे के कारण की जगह पर अज्ञात लिखकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि एक विदेशी लड़की के साथ इस तरह हैवानियत भरा काम होने के बाद ना ही एम्बेसी चुप बैठेगी और ना ही इंटरनेशनल मीडिया। पुलिस और सरकार संभल पाती या आगे की कार्रवाई कर पाती, उससे पहले ही स्कारलेट की मां फियोना ने एम्बेसी से गुहार लगा दी, और फिर तो ब्रिटिश मीडिया इस मामले पर उखड़ पड़ी। हुआ यह था कि जब फियोना को स्कारलेट की मौत की खबर मिली तो तुरंत वो कर्नाटक से गोवा आ गई, और जब वो पुलिस के पास गई और अपनी बेटी की लाश को देखने को कहा, तो गोवा पुलिस ने स्कारलेट की लाश फियोना को नहीं दिखाई, और उन्होंने फियोना से कहा कि जब डिटेल पोस्टमार्टम हो जाएगा तभी आप लाश को देख सकेंगी। इसके बाद जब फियोना घटनास्थल पर पहुंची
तो समुद्र के किनारे झाड़ियों में उसे स्कारलेट की चप्पल और उसकी हाफ पैंट मिली। उन्होंने अपने तौर पर वहाँ के बीच पर स्थित कई लोगों से पूछताछ की, वहाँ के रेस्टोरेंट के लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। स्कारलेट की माँ पुलिस को वो चप्पल और उसके कपड़े दिखाती है और पुलिस को कहती है कि मेरी बेटी का यौन शोषण हुआ है, वो डूब कर नहीं मरी क्योंकि उसे तैरना आता था। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती, क्योंकि पोस्टमार्टम के अनुसार उसके यौन उत्पीड़न होने की पुष्टि नहीं हुई थी। डॉक्टर का कहना था बॉडी काफ़ी देर तक पानी में रहने के कारण ये पता करना मुश्किल है। लेकिन फियोना अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने पुलिस को खूब लताड़ा। स्कारलेट के इस केस में पुलिस ने शुरू में इस मामले की गहराई में जाने और परतों को खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। नतीजा, स्कारलेट की माँ फियोना अपने वकील के साथ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर आई, जिससे अब जाकर वो अपनी बेटी की लाश को देखने में सफल हुई थी। लाश को देखते ही उनके होश उड़ गए थे। स्कारलेट के शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे, चोट के निशान थे। उसके शरीर पर 50 से ज़्यादा घाव के निशान थे। वो रोती रही, पुलिस के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस के सिर पर जूं तक नहीं रेंगी। बल्कि उनका ये कहना था कि स्कारलेट के शरीर पर वो पुराने निशान थे, वो पहले के निशान थे। फियोना पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि अब जब ये मामला गरमाने लगा तो स्कारलेट के लिए गोवा के लोगों के मन में भी गुस्सा और आक्रोश भरने लगा और पूरे दुनिया में गोवा के नाम पर हाहाकार मच गई। कहीं कहीं तो गोवा पुलिस पर इस मामले को सही ढंग से हैंडल ना करने और किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए जानबूझकर मामला लटकाने का इल्ज़ाम भी लगा। जब बवाल बढ़ने लगा तो न सिर्फ गोवा सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हरकत में आई और इस मामले की जांच दोबारा से शुरू की गई। मीडिया और पत्रकारों के दबाव में पुलिस की जांच को बढ़ाया गया और उस बीच के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ लोग डरे सहमे गवाह के रूप में आगे आए। इन गवाहों ने पुलिस को बताया कि कैसे कुछ लोग स्कारलेट को कुछ खिलाते पिलाते देखे गए। स्कारलेट उन लोगों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रही थी और फिर इन्हीं गवाहों में से किसी ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को पार्क में स्कारलेट पर लेटे हुए देखा और अश्लील हरकतें करते हुए देखा गया था। लेकिन उनके अनुसार स्कारलेट नशे में होगी, क्योंकि वो कुछ खास विरोध करती नजर नहीं आ रही थी। अब पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित किया और गवाहों द्वारा बताए गए हुलिये वाले लोगों पर और खासकर स्कारलेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिस पर पहले उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि गोवा में घूमने आए हुए लोग, चाहे वो विदेशी हों या देशी, नशा उनके रगों में दौड़ता है। तो फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच करने पर पुलिस ने पाया कि स्कारलेट के शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए थे। इन सब के अलावा उसके शरीर पर जो कटने के निशान थे वो भी पुलिस को उलझा रहा था, जो पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। तब पुलिस ने कड़ियां जोड़कर अपनी एक थ्योरी बनाई। इसी थ्योरी पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक का नाम था सैमसन डिसूजा और दूसरे का नाम प्लासिडो कैथोल। वे दोनों ही स्कारलेट के साथ उसकी मौत के पिछले दिनों में देखे गए थे और जिनके साथ स्कारलेट रात को पार्टी कर रही थी, और ये दोनों ही पास के रेस्टोरेंट में काम करते थे। अब उन दोनों अभियुक्तों की पहचान करवाई गई और गवाहों ने इन्हें पहचान भी लिया था, लेकिन इन दोनों ने अपना गुनाह नहीं कबूला। वे पुलिस से ये कहते रहे कि हमने कुछ नहीं किया, स्कारलेट की मौत से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर से ये केस एक जगह पर आकर रुक गया। अब भी पर्याप्त सबूतों का अभाव था और शायद इसीलिए कोर्ट ने इन दोनों को राहत भी दे दी थी। लेकिन कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचती इससे पहले ही इस केस को चाइल्ड कोर्ट को सौंप दिया गया, क्योंकि मरने वाली लड़की स्कारलेट सिर्फ 15 साल की ही थी। इसके बाद भी पुलिस कोर्ट के सामने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, तो यह केस चाइल्ड कोर्ट में भी लंबा चला और फिर कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत दी कि उन्हें अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए तुरंत ही ठोस सबूत पेश करने होंगे। तो जब पुलिस ने इस केस के सभी तारों को एक साथ जोड़कर अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई तो उन्हें मिली स्कारलेट की एक डायरी, और इस डायरी में उन सारे दिनों की बातें थीं जितने दिन स्कारलेट अपनी माँ फियोना से अलग अपने गोवा के दोस्तों के साथ अकेले रही थी। और इस डायरी में थे उन काले दिनों के राज जिससे इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ सकती थी। स्कारलेट की इस डायरी में माँ के चले जाने के बाद सेक्स के एक्सपेरिमेंट, ड्रग्स और शराब के बारे में काफ़ी बातें लिखी हुई थी। उस डायरी में उन बातों का जिक्र था जो उसकी कल्पना थी और वो गोवा में आकर पूरी हुई थी। जैसा कि 15-16 साल की उम्र के लड़के लड़कियों में कई इच्छाएं और कई सवाल उमड़ते हैं, और इसी चक्कर में जवानी के दहलीज पर कदम रख रहे कई लड़के लड़कियां अपने रास्ते से भटक जाते हैं।
और स्कारलेट के साथ भी यही हुआ। उसने इस डायरी में अपने गाइड के साथ बनाए गए संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, और जैसे जैसे पुलिस पन्ने पलटते गई, स्कारलेट ने खुद पर से कंट्रोल छूटने की बात भी लिखी थी। उसकी कहानी में कई नए लोग जुड़ चुके थे। दिन पर दिन वो जिंदगी की कई रंगीनियों के लेबल पार कर रही थी। न केवल शराब बल्कि ड्रग्स के भी कई नए एक्सपेरिमेंट उसने अपने इस नए दोस्तों के साथ किए थे। लेकिन स्कारलेट के ये नए दोस्त असल में दोस्त नहीं बल्कि हवस के ऐसे भेड़िए थे जिन्होंने उसे अश्लील फिल्में और वीडियो दिखाया था। फिर नशे की हालत में उसके साथ कई मर्दों ने दुष्कर्म किया। स्कारलेट इसके बारे में अपनी डायरी में और डिटेल में नहीं लिख पाई थी, लेकिन उसने एक जगह पर लिखा था कि मुझे डर लग रहा है, जूलियो मुझे सेक्स के लिए यूज़ कर रहा है। कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और कई जगह उससे दुष्कर्म होने की बात भी लिखी थी। डायरी के अंत में उसने वहाँ से निकलने की बात लिखी थी और साथ में एक राक्षस का फोटो भी बनाया था। स्कारलेट की माँ फियोना ने इस केस को पूरी शिद्दत के साथ लड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को जिस हालत में देखा था वो असहनीय था। उनकी माँ का कहना था कि जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी हैवानियत ने उसे ड्रग्स का आदी बना दिया था, और 15 साल की बच्ची के सेक्सुअल जिज्ञासा को उसका सबसे बुरा सपना बना दिया था। पुलिस की नाकामी के कारण अब यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया और 2010 में चिल्ड्रन कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे जुडिशियल सिस्टम के आगे ये केस पहले ही हार चुका था। लाचार लापरवाही के कारण ये केस काफ़ी लंबा खींचा गया। इस बीच स्कारलेट की मां ने यह आरोप लगाया कि इस तरह के ड्रग्स और सेक्स रैकेट में सरकार और प्रशासन की भी मिली जुली भगत है, और इन्हीं के संरक्षण में ये काला धंधा पनप रहा है। लेकिन स्कारलेट की मां की इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए एक मां की आवाज़ सिस्टम के गलियारों में खोकर रह गई। केस को इसी आधार पर चलाया गया कि डिसूजा को स्कारलेट के साथ आखिरी बार देखा गया था, पर कोर्ट में उन दोनों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में कुल 33 गवाह थे, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कुछ गवाह बदल गए, कुछ टूट गए और कुछ केस की तारीख पर आते ही नहीं थे। 8 वर्ष के बाद जब दोनों आरोपियों को कोर्ट ने छोड़ दिया तो स्कारलेट की मां का कानून पर से भरोसा ही उठ गया और बेटी को इंसाफ मिलने के आस ही खत्म हो गई। लेकिन 12 साल के बाद जुलाई 2019 में स्कारलेट के इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फाइनल फैसला सुनाया, जिसमें समसंग डिसूजा पर लगाए गए आरोप सच पाए गए, लेकिन दूसरे आरोपी को सभी आरोपियों से मुक्त करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन स्कारलेट की मां फियोना अब भी इस कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी, और उनकी बेटी को मिलने वाला इंसाफ अधूरा ही रह गया। इसके बाद गोवा पुलिस द्वारा गोवा में आए हुए पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए गए और उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता भी दी गई, ताकि फिर से ऐसे मामले ना हों। देश के कई कोनों में विदेशी पर्यटकों को अपराध का शिकार बनाया जाता है। ये सारे मामले हमारी देश की छवि बिगाड़ने के लिए काफ़ी हैं। आज भारत में हो रहे ये घिनौने अपराध पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और ये हमारी देश के लिए चिंता का भी विषय है। हमें हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर ध्यान देना होगा, ठोस कदम उठाना होगा, जिससे हमारे देश में आए हुए विदेशी पर्यटकों का शोषण न हो। जब वो हमारे देश से वापस जाएं तो उनके मन में हमारे देश के प्रति प्रेम और सम्मान हो, न कि नफरत और बुरी यादें। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।